नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। कुछ समय की व्यस्तता होने के कारण बीच में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाई, तो आज के बाद हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और पिछला अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम बात कर रहे थे गढ़वाल के पंवार वंश की, और गढ़वाल के पंवार वंश में हमने जो है महीपति शाह तक जो है कार्यकाल देख लिया था। और महीपति शाह के बारे में हमने देखा भी था, जैसे कि उसके 3 मंत्री थे, लोधी रिखोला हो गया, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास। अलग अलग प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। और आज हम इसके बाद अगला जो शासक होगा हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, जिसका की अगर शासनकाल की अगर बात करें तो 1635 से और 1664। कहा जाता है कि पृथ्वीपति शाह जब राजगद्दी पर बैठे थे तो उस समय उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, यानी कि ये अवयस्क थे। और अवयस्क होने के कारण इनका जो राजभार संभाला 1640 तक इनकी माता रानी कर्णावती के द्वारा जो है इनका संरक्षण किया गया। किसके द्वारा? रानी कर्णावती के द्वारा संरक्षण किसने किया? तो कर्णावती ने। और रानी कर्णावती को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो नागकटी रानी के नाम से, नागकटी रानी, ठीक है, नागकटी रानी। दूसरा किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल की दुर्गावती, गढ़वाल की दुर्गावती, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल की ताराबाई, गढ़वाल की ताराबाई, ठीक है। नागकटी रानी, गढ़वाल की दुर्गावती और गढ़वाल की ताराबाई किसे कहा जाता है? रानी कर्णावती को, जिसने की पृथ्वीपति शाह का संरक्षण किया था 1640 तक। क्योंकि पृथ्वीपति शाह अवयस्क थे, 7 वर्ष की उम्र में बताया जाता कि ये इनको जो है राजगद्दी पर बिठाया गया था। अब इस कर्णावती को नागकटी रानी, गढ़वाल की दुर्गावती या गढ़वाल की ताराबाई क्यों कहा जाता है, तो इसको थोड़ी देखते हैं। क्या हुआ कि दिल्ली के राजगद्दी पर मुगल वंश का शासक कौन बैठा हुआ था? शाहजहां। शाहजहां ने सोचा कि अपने राज्य विस्तार के लिए ये सही समय है। और शाहजहां का जो सेनापति था उस टाइम का, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था 1635 में, किसने किया था इस युद्ध का नेतृत्व? नवाजत खान ने। और नवाजत खान की सेना के साथ साथ सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश ने भी इन मुगलों का जो है साथ दिया था 1635 में। तो मुगल शासक शाहजहां ने सोचा कि राजा भी अवयस्क है और संरक्षण भी एक महिला के द्वारा किया जा रहा है, तो साम्राज्य विस्तार के लिए सही समय रहेगा। लेकिन इस रानी कर्णावती ने सूझबूझकर युद्ध लड़ा और मुगल सैनिकों को पकड़वा कर उनके नाक और कान काट दिए थे, जिस कारण इसको नागकटी रानी के नाम से भी जाना गया। और अपनी सूझबूझता के साथ इसने युद्ध लड़ा, जिस कारण से जो है गढ़वाल की दुर्गावती और गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। तो शाहजहां के द्वारा उत्तराखंड पर, ये गढ़वाल पर लगातार 3 आक्रमण करवाए गए। कब कब? एक तो सबसे पहले 1635 में, और किसके शासन का नेतृत्व में? नवाजत खां के नेतृत्व में, नवाजत खां, ठीक है। किसके द्वारा करवाए गए? शाहजहां, मुगल शासक, ठीक है, शाहजहां। दूसरा हुआ था 1654 में, और किसके नेतृत्व में? खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में, खलीतुल्ला खां, ठीक है। और तीसरा आक्रमण, ये दूसरा 1654 में, ठीक है, 1654 में। और तीसरा हुआ था 1656 में, ठीक है, 1654 में। और इसके बाद 1656 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? कासिम खान ने, कासिम खान ने।
ठीक है। ये जो 1635 में नवाजत खां के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था, ये गढ़वाल पर होने वाला सबसे पहला मुगल आक्रमण था। ठीक है, गढ़वाल पर होने वाला सबसे पहला मुगल आक्रमण अगर कोई पूछे तो 1635 में। और संरक्षण किसने किया? रानी कर्णावती ने। और शासक कौन था? पृथ्वीपति शाह। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि पहला मुगल आक्रमण गढ़वाल पर कब हुआ? तो 1635 में। 1635 में होने वाला जो गढ़वाल आक्रमण था उसका नेतृत्व किसने किया? तो नवाजत खां ने। उस समय शासक कौन था पूछे अगर, तो पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह का संरक्षण किसने किया था? रानी कर्णावती ने। और रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर शहर भी बसाया था। ठीक है, तो देहरादून में करणपुर शहर किसने बसाया था? रानी कर्णावती ने। इसके बाद 1654 में आक्रमण हुआ खलीतुल्ला खां, और 1656 में आक्रमण हुआ कासिम खां। ये जो दोनों युद्ध हैं ये पृथ्वीपति शाह के द्वारा ही लड़े गए। और ये जो 1635 का जो आक्रमण हुआ, ये जो युद्ध हुआ, ये रानी कर्णावती के संरक्षण में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 4-5 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक जो है, जब ये 1640 में गद्दी पर बैठ जाता है तो एक मुगल शासक होता है। कौन? शाहजहां। शाहजहां का क्या होता है? उसके थे 4 बेटे। एक तो था दारा शिको, एक तो था औरंगजेब, एक था मुराद और एक था शाहसूज। ठीक है, इन चारों के बीच में युद्ध हो जाता है। 1658-59 तक जो है युद्ध चलता रहता है लगातार 2 साल तक, जिसे कि इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखेंगे कि पृथ्वीपति शाह ने मुगल शासक सुलेमान शिको को भी आश्रय दिया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सुलेमान शिको को आश्रय किसने दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने। ये देख लिया आपने किस किस के नेतृत्व में हुआ था। और ये संरक्षण फर्स्ट में जो है ये कर्णावती के संरक्षण में हुआ था। दूसरा जो है पृथ्वीपति शाह के द्वारा ये खुद लड़े गए थे युद्ध। अब थोड़ी शाहजहां की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन थे? सबसे पहला कौन था? जो सबसे बड़ा पुत्र था, दारा शिको। ठीक है, दारा शिको। ठीक है, उसके बाद दूसरा पुत्र कौन था? औरंगजेब। तीसरा पुत्र कौन था? मुराद। और चौथे बेटे का नाम क्या था? शाहसूज। ठीक है, 1658 में जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो शाहजहां भी चाहता था कि मेरे बाद मेरा सबसे बड़ा जो पुत्र है दारा शिको वो राजगद्दी पर बैठा। लेकिन जब 1658 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इन चारों के बीच में राजगद्दी के लिए आपस में युद्ध हो गया। और जिसे जो है इंडियन हिस्ट्री में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगातार कब कब हुए थे? 1658 और 59, 2 साल तक लगातार युद्ध हुए और लगातार 5 युद्ध हुए। 1658 में हम देखते हैं कौन कौन से युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए थे 1658 में। एक तो हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा हुआ था धर्मत का युद्ध। ठीक है, और तीसरा हुआ था हमारा सूमागढ़, या इसे कहीं कहीं पे सामूगढ़ भी कहा गया है। ठीक है, सूमागढ़ या सामूगढ़ भी इसे कहीं कहीं कहा गया है। सूमागढ़ या सामूगढ़, ये कब हुए थे? 1658 में।
हमारे लिए इसमें से बाकी तो हम इसके बाद देखेंगे। 1659 में खजुरा का युद्ध और देवराई का युद्ध भी हुआ था, वो हम इंडियन हिस्ट्री जब बाद में पढ़ेंगे उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास के लिए हमारे लिए ये प्रमुख है, सुमागढ़ या सामूगढ़ का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में सुमागढ़ या सामूगढ़ का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था ये? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में 1658 में जब ये सुमागढ़ का युद्ध हुआ था तो दारा सिकों की इसमें जो है हार हो गई थी। हालांकि मारा नहीं गया, मारा तो ये 1659 में जो देवराई का युद्ध हुआ था उसमें मारा गया था दारा सिको। लेकिन दारा सिको का जो पुत्र था सुलेमान सिको, जब इसकी पराजय हो गई थी दारा सिको की 1658 में इस सामूगढ़ या सुमागढ़ के युद्ध में, तो इसके बाद दारा सिको अपने पुत्र सुलेमान सिको को वहां से जो है कहता है कि भाई यहाँ स्थिति ठीक नहीं लग रही है, आप कहीं पहाड़ी राज्य में चले जाओ या वहां आश्रय ले लो। तो कहा जाता है कि सुलेमान सिको जब वहां से आया था तो वो पहले कहीं चंद्रवंश के दरबार में पहुंचा था, लेकिन उसको वहां आश्रय नहीं मिला था। उसके बाद ये जो सुलेमान सिको था वो सीधे पहुंच गया श्रीनगर में। उस श्रीनगर में किसकी राजधानी थी उस समय? पृथ्वीपति शाह की। और कहा जाता है कि पृथ्वीपति शाह ने इसे आश्रय दे दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शहजादे को जो है पृथ्वीपति शाह ने आश्रय दिया था? सुलेमान सिको को। और सुलेमान सिको को कब आश्रय दिया था? 1658 ईस्वी में। और सुलेमान सिको जब वहां से भाग के आया था तो कौन सा युद्ध था? सुमागढ़ का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये भी तो 1658 में। और किस किस के बीच में? औरंगजेब और दारा सिको के बीच में। इसके बाद पृथ्वीपति शाह ने जो वहां के जो चित्रकार थे उनको भी आश्रय दिया था। रामदास और हरिदास जिनका नाम था, रामदास और हरिदास को भी आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने। तो ये जो सुलेमान सिको आया था उसके बाद क्या होता है कि जब औरंगजेब ने सबको हरा दिया, सबको परास्त कर दिया, मार दिया, उसके बाद औरंगजेब को अब जो डर है वो किससे है? सुलेमान सिको से, कि कभी भी सुलेमान सिको आकर आक्रमण कर सकता है गद्दी के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुलेमान सिको के बारे में औरंगजेब पता करने लगता है और पता चलता है कि ये जो है गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में है। फिर क्या होता है कि इस औरंगजेब का एक मंत्री था जय सिंह, और जय सिंह का पुत्र था राम सिंह, और इसका पुत्र था पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह। अब क्या होता है कि राम शाह और मेदिनी शाह आपस में एक षड्यंत्र रचते हैं और इस सुलेमान सिको को जो है 5 जून 1661 को औरंगजेब को सौंप देते हैं। कब? डेट याद रखना, 5 जून 1661। इसमें कौन आया था? सुलेमान सिको। ठीक है, सुलेमान सिको 1658 में आया था। और 5 जून 1661 को किसने? राम सिंह। कौन? राम सिंह, जो कि जय सिंह का पुत्र था। और जय सिंह कौन था? औरंगजेब का मंत्री था। राम सिंह और मेदिनी शाह, मेदिनी शाह जो कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, इन्होंने 5 जून 1661 को सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया। ठीक है, और अब क्या होता है कि जो पृथ्वीपति शाह है वो अपने पुत्र के इस कृत्य से नाराज हो जाता है, इस कार्य से नाराज हो जाता है। और कहा जाता है कि पृथ्वीपति शाह अपने ही पुत्र को इस कार्य के कारण इसको जो है देश निकाला दे देता है। और कहा जाता है उसके बाद जो है मेदिनी शाह मुगल दरबार में ही रहता है, या दिल्ली शासन में ही अपना इसने संरक्षण ले लिया था। फिर किसने? मेदिनी शाह ने, क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने यहाँ से उसे निकाल दिया था, अपने राज्य से निकाल दिया था, देश निकाले की सजा इसको दे दी थी मेदिनी शाह को, क्योंकि इसने सुलेमान सिको को जो है किसको? औरंगजेब को सौंपा था। अगला एक पॉइंट ये भी है कि पृथ्वीपुर नगर किसने बसाया? दून घाटी में जो है पृथ्वीपति शाह ने ही पृथ्वीपुर नगर की भी स्थापना की। तो ये थे हमारे पृथ्वीपति शाह के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। इसके बाद अब शासक बनेगा फतेहपति शाह, जो कि इसका पोता था, पुत्र का पुत्र था,
क्योंकि इसका जो पुत्र था मेदिनी शाह, इसको तो देश निकाला दे दिया था। इसका जो पोता हुआ फतेह पति शाह, वो अब राजा बनेगा। तो थोड़ी देख लेते हैं हम फतेह पति शाह। और इसके बारे में ये भी लिख लिया, पृथ्वीपुर नगर भी इसने बसाया था दून घाटी में। पृथ्वीपुर नगर कहां बसाया था? दून घाटी में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीपुर नगर किसने बसाया था? तो पृथ्वीपति शाह ने। रामदास और हरिदास को भी आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने। और मुगल शहजादा सुलेमान सिखों को भी आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने 1658 में। और सुमागढ़ का युद्ध अगर कोई पूछे कब हुआ था? 1658 में। किस किस के बीच में? दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में। और सुलेमान सिखों को औरंगजेब के पास कब वापस सौंपा गया था? राम सिंह और मेदिनी शाह के द्वारा। तो 5 जून 1661 में। ठीक है, ये थी हमारी पृथ्वीपति शाह की कुछ कहानी। और मुगल आक्रमण भी हमने पृथ्वीपति शाह के शासन काल में देखे। 1635 में हुआ, फिर 1654 में, और उसके बाद 1656 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके बाद फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह। फतेहपति शाह को क्या कहा जाता है? इसके शासन काल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गढ़वाल के का स्वर्णिम काल किस गढ़वाल शासक के शासन काल को जाना जाता है? तो वो है हमारा फतेहपति शाह, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ गढ़वाल। फतेहपति शाह। अब क्यों कहा जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि फतेहपति शाह को जो है क्यों गढ़वाल का, इसके शासन काल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और इसका जो शासन काल था वो था 1664 से और 1716 ईस्वी। ठीक है, ये हमारा फतेहपति शाह का शासन काल था। अब जब ये भी राजगद्दी पर इसको बिठाया, क्योंकि 1664 तक पृथ्वीपति शाह था, उसके बाद इसने अपने पोते को राजगद्दी पर बिठाया, मतलब अपने बेटे के बेटे को राजगद्दी पर बिठाया। और इस समय फतेहपति शाह की उम्र भी मात्र 12 वर्ष की थी, ये भी अवयस्क थे। तो जब तक पृथ्वीपति शाह जिंदा रहे 1668 तक, तब तक संरक्षण कौन करेगा इसका? फतेहपति शाह का। तो खुद पृथ्वीपति शाह संरक्षण करेगा इसका 1668 तक। ठीक है, संरक्षण हम देखते हैं 1668 तक किसने किया था? पृथ्वीपति शाह ने, जो कि इसके दादा थे। फतेहपति शाह के दादा पृथ्वीपति शाह। और उसके बाद कुछ समय तक जो है किसने किया था? राजमाता कटोची देवी ने। ठीक है, किसने? कटोची देवी। 3 संरक्षिका हुई है गढ़वाल में। एक तो कौन? रानी कर्णावती, दूसरी कटोची देवी, और तीसरी कनकेई देवी, जिसकी हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह ने इसका संरक्षण किया था 1668 तक, और उसके बाद कटोची देवी ने इसका संरक्षण किया था। इसके दरबार में जो है अकबर के भांति 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, 9 रत्न, अकबर की भांति 9 रत्न किसके दरबार में? फतेहपति शाह के। ठीक है, फतेहपति शाह के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न हुआ करते थे। और इसके द्वारा जो है कहीं युद्ध भी लड़े गए। इसके शासनकाल में कई पुस्तकें भी लिखी गई, जिस कारण इसके शासन काल को जो है गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फतेहपति शाह संरक्षण किसने किया, कब राजगद्दी पर बैठा, और फतेहपति शाह के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न भी थे। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि फतेहपति शाह के शासनकाल में जो पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि कौन कौन पुस्तकें जो है फतेहपति शाह के शासनकाल में लिखी गई। तो हेडिंग होगी फतेहपति शाह के शासन काल में लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे देखेंगे, जिसका नाम था
फतेह शाह यशोवर्मन, फतेह शाह यशोवर्मन, ठीक है, फतेह शाह यशोवर्मन। और ये किसने लिखी थी? रामचंद्र कंडियाल, रामचंद्र कंडियाल इसके राइटर हैं। रामचंद्र कंडियाल के द्वारा लिखी गई हमारी फतेह शाह यशोवर्मन। दूसरी पुस्तक आती है हमारी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, फतेह शाह कर्ण, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। और ये जो पुस्तक लिखी गई ये किसके द्वारा लिखी गई? जटाशंकर, या इसे जटाधारी भी कहा जाता है, कविराज जटाशंकर, ठीक है। तीसरी जो पुस्तक लिखी गई वो है वृंत कौमुदी, वृंत कौमुदी या छंदसार पिंगल, छंदसार पिंगल। और ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये है मातीराम। वृंत कौमुदी या छंदसार पिंगल किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है मातीराम। और मातीराम के द्वारा एक दूसरी भी लिखी गई जिसे क्या कहा गया है? रसराज ग्रंथ, रसराज ग्रंथ, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? यह भी है मातीराम के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है, मातीराम के द्वारा रसराज ग्रंथ और वृंत कौमुदी, छंदसार पिंगल। और पांचवी जो पुस्तक लिखी गई फतेहपति शाह के शासन काल में है वो है वृंत विचार। क्या है? वृंत विचार, वृंत विचार। वृंत विचार अगर कोई पूछे किसके द्वारा तो कविराज सुखदेव के द्वारा, कवि सुखदेव, कवि सुखदेव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है। अब हमने देखा इसके शासन काल में ये 4-5 पुस्तकें भी लिखी गई, ठीक है। एक तो कौन होगी? फतेह शाह यशोवर्मन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र कंडियाल। दूसरी पुस्तक फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, इसको लिखा जटाशंकर या जटाधारी भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे जटाधारी भी ने लिखा गया है। तीसरी है वृंत कौमुदी या छंदसार पिंगल, तो किसके द्वारा? मातीराम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। और एक है रसराज ग्रंथ, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? मातीराम। और पांचवी हमारी वृंत विचार, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? हमारी कवि सुखदेव के द्वारा। छठी एक पुस्तक है फतेह शाह या फतेह प्रकाश, फतेह शाह या फतेह प्रकाश, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो रतन कवि के द्वारा, रतन कवि, ठीक है। ये हमारे 5-6 राइटर हो गए और 5-6 पुस्तकों के नाम हो गए जो फतेहपति शाह के शासन काल में लिखी गई। फतेह शाह यशोवर्मन, रामचंद्र कंडियाल, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, जटाधारी जटाशंकर, वृंत कौमुदी, छंदसार पिंगल, मातीराम, रसराज ग्रंथ, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? मातीराम। और वृंत विचार कवि सुखदेव। और ये फतेह शाह ऑब्लिक फतेह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? रतन कवि के द्वारा। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ी उन युद्ध के बारे में भी बात कर लेंगे, फतेह शाह ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो अब हम टॉपिक डालेंगे फतेह शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है, फतेह शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। इतना हो गया, ये देख लिया आपने। इसके बाद हम देखेंगे इनके जो प्रमुख युद्ध हैं जो फतेह शाह ने युद्ध लड़े थे, ठीक है। दो तीन युद्ध की भी बात कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बाकी हमने देख लिया कि फतेह शाह के दरबार में यह भी लिख लिया कि अकबर की भांति 9 रत्न हुआ करते थे। अगर उनके नाम भी चाहिए तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 9 रत्न के नाम भी आपको दे देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध
एक तो लड़ा गया था 1685 में, जिसे कहा जाता है सिरमौर का युद्ध। कब? 1685 में। और किस किस के बीच में? मेदिनी प्रकाश के साथ, मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह के बीच में। दूसरा हुआ था भंगाड़ी का युद्ध। भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच में? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बीच में और फतेह शाह के बीच में। और ये कब हुआ था? 1689 में, 1689 में। किसके साथ? गुरु गोविंद के साथ। पहले लिख लेते हैं तब बात करते हैं इनकी, ठीक है। और तीसरा एक युद्ध हुआ था जो कि किसके साथ, उसके साथ ज्ञानचंद के साथ हुआ था, जिसको दुधौली का युद्ध कहा जाता है। चंद शासक ज्ञानचंद के साथ दुधौली का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1703 में, 1703 में। और किसके साथ? ज्ञानचंद के साथ। अब ये जो सिरमौर का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? 1685 में मेदिनी प्रकाश, जो कि सिरमौर का शासक हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश सिरमौर का शासक हुआ करता था मेदिनी प्रकाश, ठीक है। मेदिनी प्रकाश और इसके फतेहपति शाह जो गढ़वाल शासक था, इसके बीच में 1685 में एक युद्ध हुआ, जिसमें कि मेदिनी प्रकाश की जो है पराजय हो गई थी, जिस युद्ध को जो है सिरमौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भंगाड़ी का युद्ध। भंगाड़ी का युद्ध 1689 में हुआ था। और किसके बीच में? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। और अलग अलग कारण इसके बताए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1685 में जब ये युद्ध हुआ था मेदिनी प्रकाश और इसका फतेहपति शाह का, इसके बाद जब ये मेदिनी प्रकाश हार जाता है, तो मेदिनी प्रकाश क्या करता है कि जो गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश की सीमा हुआ करती थी पोंटा, यमुना के किनारे एक पोंटा नामक स्थान था, जो कि हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की सीमा हुआ करती थी। तो इसने क्या कर दिया था? मेदिनी प्रकाश ने दुर्ग निर्माण हेतु गुरु गोविंद सिंह को, जो गढ़वाल के सीमा के अंदर जो जगह आती थी, वो जगह जो है गुरु गोविंद सिंह को दे दी थी। इस कारण उस जगह को विवाद में लेके भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के बीच में और फतेहपति शाह के बीच में। अगर कोई सन पूछे तो 1689 में ये युद्ध हुआ था। तीसरा जो युद्ध हुआ था दुधौली का युद्ध, वो कब हुआ था? 1703 में। और किस किस के बीच में? ज्ञानचंद के बीच में। इस युद्ध में भी जो है फतेहपति शाह जीत गया था, ठीक है। तीसरा दुधौली का युद्ध हुआ था चंद्रवंशीय राजा ज्ञानचंद के साथ। कब? 1703 में। और इस युद्ध में जो है फतेहपति शाह की पराजय हो गई थी। और उसके बाद फतेहपति शाह इस युद्ध में जब हार जाता है, उसके बाद कत्यूर घाटी पर आक्रमण करता है और फतेहपति शाह गढ़सार गांव को जीत लेता है। और कहा जाता है उस गढ़सार गांव को फतेहपति शाह जो है किसको दान में दे देता है? बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे देता है, ठीक है। गढ़सार गांव को दान में किसने दिया था? बद्रीनाथ को, तो फतेहपति शाह ने। और इन युद्धों को लड़ने के कारण इसको जो है गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो फतेहपति शाह को, ठीक है। फतेहपति शाह। और कुमाऊं का शिवाजी अगर कोई पूछे तो किसे कहा जाता है? वो हमने पिछले जब हमने कुमाऊं की बात की थी उसमें भी पढ़ाया था। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी। और इससे पहले हमने बात की थी महिपति शाह की, तो गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। और माधव सिंह भंडारी गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। उसके एक और मंत्री लोधी रिकोल, जिनको कि गढ़वाल के रखवाले के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं कर्णावती, हमने देखा था नाकटी रानी, गढ़वाल की दुर्गावती, गढ़वाल की ताराबाई। इसके बाद अब हम देख रहे हैं फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी नाम से जाना जाता है। तो ये हमने इन शासकों के बारे में चर्चा की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम देखेंगे आगे दिलीप शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह और खुड़बुड़ा का युद्ध तक हम अगले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रद्युमन शाह तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी काफी, और बने रहे वीडियो में।
अगली वीडियो हम आपको जल्दी देंगे। धन्यवाद।